नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि यह सीरीज झारखंड का इतिहास है और इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं और यह चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और अगर इस वीडियो को आप अंत तक सुनते हैं तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में कैसे शासन व्यवस्था चलती थी इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे बनने वाले प्रश्न अगर आप एग्जाम में बैठोगे और आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह के लेक्चर को मैंने सुना है, इस तरह के चीज़ों को मैंने पढ़ा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पे वीडियो बन चुका है। आपको इसको ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि ये सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज हम लोग किस वीडियो पे बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करें मांझी परगना शासन व्यवस्था पे बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको क्या करना, वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। और मैं कोशिश करूँगा कि आसान भाषा में आप तक मांझी परगना शासन व्यवस्था को पहुँचा पाऊँ। तो सबसे पहले मांझी परगना शासन व्यवस्था में संथाल की बात आती है। तो संथाल परगना का मूल निवासी संथाली नहीं है, ठीक है। तो संथाली के मूल निवासी कौन की बात की जाए तो कौन है? तो इसके 2 होते हैं। तो कौन कौन आ सकते हैं? माल पहाड़िया या सुरैया पहाड़िया हैं, ठीक। अब हजारीबाग के 6 चंपा और चाय चमका के निवासी, अगर बात की जाए माल पहाड़िया सुरैया पहाड़िया कहाँ के, तो 6 चंपा और चाय चंपा के निवासी हैं। अब 1700 BC से लेकर 1300 BC को ओल्ड सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे मांझी परगना शासन व्यवस्था की बात की जाए और पूछा जाए कि ओल्ड सभ्यता किस समय था या कब कहा जाता था, तो आपको उत्तर देना है 1700 BC से लेकर 1300 BC के बीच को ओल्ड सभ्यता कहा जाता था। सोसेनेट युग के नाम से भी जाना जाता था। सोसेनेट अगर हम संथाल में बात करें तो इसका अर्थ होता है स्वर्णकाल। क्या होता है? स्वर्णकाल इसे कहा जाता है। संथाली से स्वर्णकाल मानते थे। अंग्रेज जब संथाल परगना में आए थे तो फूट डालो और राज करो की नीति लेकर आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम संथाल में राज करना चाहते हैं और संथाली समुदाय को अपने वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि उनको जंगलों में जाकर उनसे लड़ना युद्ध करना पड़ता था और उनके पास युद्ध कर नहीं पाते थे, तो उनको वो क्या करते थे, संथाली में जो बटे हुए थे उनके बीच ही फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाया था। कैसे अपनाया था हम लोग आगे बात करेंगे। संथाल ने मांझी पंचायत शासन व्यवस्था सुरैया पहाड़िया से सीखा। देखिए, मांझी पंचायत शासन व्यवस्था की बात की जाए तो मैंने अभी वीडियो के पहले भी आपको बताया कि क्या था, हमारे यहाँ पे 2 थे, माल पहाड़िया और सुरैया पहाड़िया। तो संथाल लोग ने मांझी शासन व्यवस्था सुरैया पहाड़िया से सीखा। अब संथाल विद्रोह की बात की जाए तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेके 56 में हुआ था, जिसमें संथाल अंग्रेजों से हार गए थे। संथाल विद्रोह हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप झारखंड के कोई भी एग्जाम में अगर देखोगे तो विद्रोह, संथाल विद्रोह या कि बहुत सारे विद्रोह हुए हैं झारखंड में, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अगर संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है? 1855 से लेकर 56 में हुआ था, जिसमें संथाल क्या हुए थे? अंग्रेजों से हार गए थे। अब संथाल परगना 1856 में भागलपुर के क्षेत्र में आता था। देखिए, झारखंड नहीं बनने से पहले अगर 1856 की बात करें, उसमें तो अंग्रेजों का राज यहाँ पे था। तो भागलपुर क्या है? भागलपुर बिहार का एक जिला है और उस समय संथाल परगना वहाँ पे आता था। अब जॉर्ज यूल रूल्स 1856 में आया और मांझी प्रसाद पंचायत मांझी परगना पंचायत शासन व्यवस्था क्या को यूज रूल ने माना। अब इस लाइन को थोड़ा आपको समझना है कि जॉर्ज यूल रूल 1856 में आया और मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल ने माना। संथाल परगना 2 शब्द, संथाल जिसे कुछ लोग संताल या सांथाल भी कहते हैं, जो एक आदिवासी समुदाय है, और परगना उर्दू जिसका अर्थ प्रांत या राज्य होता है। आपको थोड़ा संथाल परगना का अर्थ भी समझना चाहिए। तो संथाल को जिसे क्या, कुछ लोग उसको संताल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सांथाल भी कहते हैं, और जो आदिवासी समुदाय है उसका है। और परगना का मतलब क्या होता है? परगना की अगर हम बात की जाए तो परगना उर्दू शब्द जिसका अर्थ होता है प्रांत या राज्य होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। संथाल झारखंड के प्रमुख आदिवासियों में से एक है। वैसे तो झारखंड के विभिन्न भाग में है, लेकिन अधिकतर संथालों का निवास संथाल परगना में। संथाल देखिए, झारखंड के बहुत सारे जिले में पाए जाते हैं संथाली और संथाल लोग भी। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अधिक
अधिकतर लोग कहाँ पे हैं, तो संथाल परगना में हैं। और न्यूनतम जनगणना के अनुसार संथालों की जनसंख्या लगभग 24 लाख है, जो झारखंड के आदिवासियों में सबसे ज़्यादा, जितने भी आदिवासी समुदाय की बात की जाए, मुंडा में बात करते हैं, उरांव बात करते हैं, तो इन सब जो आदिवासी की जातियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं की आबादी है तो संथालों की है। मांझी शासन व्यवस्था बहुत प्राचीन है और अपने सामाजिक जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक गांव में प्रशासनिक और धार्मिक प्रधान होते हैं। हमको आपको पहले वीडियो भी आपने अगर मुंडा देखा होगा और नागवंशी शासन व्यवस्था देखा होगा, या फिर हमने एक आगे वीडियो जो बनाया पढ़ा पंचायत देखा होगा, तो देखिए पहले क्या होता था कि गांव में ही शासन व्यवस्था चलाया जाता था और छोटे छोटे गांव में मुंडा, मानकी, आपने नाम सुना ही होगा, प्रधान, इस तरह से लोग क्या करते थे, गांव चलाते थे। तो मांझी शासन व्यवस्था प्राचीन है और अपने सामाजिक जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक गांव में प्रशासनिक और धार्मिक प्रधान होते थे। प्रशासन जो प्रशासनिक काम देखेगा उसके लिए अलग, और धार्मिक जो रहेगा, जो पूजा पाठ हो या किसी तरह का नामकरण करना हो, मर गया कोई या किसी बच्चा का जन्म हुआ, तो सबके लिए अलग अलग जो धार्मिक चीज़ों को देखेगा उसके लिए अलग प्रधान होते थे। तो इसमें भी थे। तो मांझी में सबसे पहले जिनका नाम आता है उनका नाम क्या है, मांझी है। उसके बाद दूसरा नाम जो इम्पोर्टेंट आता है उसका नाम है प्राणिक, और तीसरा नाम है जोग मांझी, और चौथा अगर हम बात करें तो क्या, चौथा है गोडियाड, और पांचवा क्या, जोग प्राणिक, छठा भागदो प्रजा। इसी तरह देखिए 7वां 8वां 9वां 10वां जाइएगा तो 13वें तक में चौकीदार आता है। अब और 14वां में क्या आता है, दिसु प्रगना। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में विस्तार से थोड़ा जानते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है। यह गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करता है, और मांझी गांव का प्रशासनिक और न्यायिक मुखिया भी होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से क्या बनकर आ जा सकता है कि मांझी परगना में गांव का प्रधान कौन होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि मांझी गांव का प्रधान होता है। और यह बाय कितना प्रशासनिक कार्य को भी देखता है और न्यायिक, समझे ना, दोनों को देखता है, क्लियर, और उसे लगान लेने का भी अधिकार है। अब प्राणिक की बात करते हैं। दूसरा, प्राणिक भी गांव का एक प्रमुख सदस्य है। इन्हें उप मांझी कहा जा सकता है, यानी कि मांझी की सहायता करने वाला उप मांझी हो गया। और मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक ही मांझी का काम देखता है। प्राणिक किसी अपराध के मामले में दंड निश्चित करता है और उससे सभी को मानना पड़ता है, यानी कि प्राणिक मांझी अगर नहीं रहा तो प्राणिक उप मांझी का रोल निभाएगा और उनके अनुपस्थिति में दंड देना हो या किसी तरह का भी हो तो ये करता है। जोग मांझी की बात की जाए तो जोग मांझी क्या है, तो जोग मांझी की बात की जाए तो जोग मांझी मांझी का उपसचिव हो गया। आप देखिए मांझी का क्या सहायक, हम बात करें तो मेरा क्या हुआ, अभी प्राणिक हुआ, और जोग मांझी उप सचिव हुआ मांझी का। गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब रखना हो, या जो लोगों का नेता भी होता है शादी विवाह में, इवन लड़का लड़की का नेतृत्व भी करता है, और शादी विवाह में जो भी विवाद होते हैं उन्हें निर्णय सुनाता है। मतलब आप देखिएगा कि देखिए गांव की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे गतिविधियां गांव में होते रहता है। एक ही मुखिया ही सारा चीज़ को तो देखेगा नहीं, तो उसके लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है कि आप इस काम को देखिएगा, इस क्षेत्र में आपको देखना है, शादी विवाह वाले क्षेत्र में आपको देखना है, किसी तरह का अगर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो इनको बांट दें। इसी तरह काम बांटा गया। तो जोग मांझी का काम आप देख लिए, मैंने अभी समझा ही दिया। अब गोडियात का था मांझी के सचिव के रूप में काम करता है, और मांझी कहने पर वो गांव वालों को गांव में बैठकी के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावा पूजा पाठ में खजांची का काम करता है, चंदा इकट्ठा करता है, पर्व त्योहारों के बारे में लोगों को बताता है, और पूरे गांव की जनसंख्या तो परिवार की जानकारी किसके पास रहती है, गोडियात के पास रहती है। तो ये भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप गाँव में जा रहे हैं, उस गाँव में संथाल मांझी परगना वाले गांव में अगर आप जाइएगा तो सारा व्यवस्था अगर आपको जानना हो कितनी जनसंख्या क्या है तो यही आपको बताएगा। अब जोग प्राणिक के बारे में जानते हैं। जोग प्राणिक क्या, उप जोग मांझी है, जो मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक का कार्यभार संभालता है। अब भागदो प्रजा के नाम से ही पता चला, गांव के प्रमुख सज्जन जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं, और प्रत्येक टोला में 1 या 2 हो सकते हैं। भागदो प्रजा, समझ गए ना, मतलब वैसे जो कि विचार विमर्श के लिए, जैसे कि पहले क्या होता कि पंच होते थे, तो उन लोग अगर कुछ गांव में समस्या हो गई तो पंच बैठे, आपस में बात किए, और आपस में चर्चा करने के बाद ही वो लोग निर्णय सुनाते। तो भागदो प्रजा भी गांव के प्रमुख सज्जन होते थे जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते थे।
और एक टोला में एक दो भी हो सकता था, क्योंकि गांव टोला से मिलकर बना होता है। एक टोला, ये छोटा टोला, भूइयाँ टोला, नाई टोला, इस तरह के बहुत सारे टोले से एक गाँव बनता है। तो इसी तरह हर एक टोले में एक या दो हो सकता है। अगर प्रश्न बनता है कि भागदू प्रजा में प्रत्येक टोले में कितने भागदू कितने होते थे, तो एक बोल सकते हैं या कभी कभी दो भी हो सकते हैं। ठीक है। और अब आते हैं 7वें नंबर में नाइके। नाइके गांव का धार्मिक पूजा पाठ का संपन्न करता था तथा धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाता था। यह गांव के अंदर जितने भी देवी देवता उसका पूजा पाठ करता था। नाइके देखिए, जैसे हमने मुंडा मानकी का नाम पढ़ते थे, या आप देखोगे कि गांव में सरना में अगर पूजा करना हो या गांवी देवती का पूजा करना हो तो वही लोग करते हैं। तो इसी तरह नाइके का क्या काम था, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ये लोग धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न करते थे, धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाते थे, और गांव के अंदर जितनी भी देवी देवताओं को पूजा अर्चना करना हो इनके द्वारा संपन्न किया जाते था। कुडाम नाइके, कुडाम नाइके उप नाइके हैं। नाइके के बाद आ गया कुडाम नाइके, और गांव के बाहर जितने भी देवी देवता उसकी पूजा पाठ करता। गांव के अंदर के लिए कौन करता था यार, गांव के बाहर के लिए ये करता था। लासे टेंग्यो, लासे टेंग्यो संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता था। देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में इस तरह से बनाया गया था। अब मुंडा शासन व्यवस्था में अगर बात करेंगे, या हम चले जाएंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में, या फिर आप पढ़ा पंचायत में, तो सब कोई प्रमुख वो हट गया तो उसके जगह ऊपर इसको बनाया गया। लेकिन यहाँ सबसे सबसे बड़ी सबसे अलग क्या है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पे मांझी परगना शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह थी कि सबके लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था। कि बाहरी मामलों को देखना है तो हट्टे कट्टे लोगों को ये रखेगा। तो लासे टोंगिया संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान, मान चलो कभी अंग्रेज का हमला हो गया या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम गांव में आ रहा है, तो लासे टोंगे इससे ऐसे हट्टे कट्टे लोगों को या गांव के ऐसे मजबूत लोगों को तैयार करके रखता था ताकि बाहरी हमला हो तो उनसे सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अब देश मांझी, 5 से 8 गांव के मांझियों को देश मांझी कहा जाता है। देश मांझी मतलब अब 5 से 8 गांव को मिलाकर मांझियों बनाया जाता था, उसे देश मांझी कहा जाता था। अधिक किसी मामलों का फैसला मांझी नहीं कर सकता क्योंकि मांझी तो एक गांव का होता था, तो उस मामले को देश मांझी के पास लाया जाता था। अब 5 से 8 मांझी मिलकर मामला का फैसला करते थे। तो देश मांझी जैसे नाम आता है, तो देश मांझी क्या कहता है, गांव में जो समस्या हो रहा है, गांव का समस्या ठीक नहीं हुआ, हमको क्या करना है, सीधे कहाँ ले जाना, देश मांझी। देश मतलब मांझी मतलब 5 से लेकर 8 गाँव के मांझियों के पास। पर परगनेत, 15 से 20 गांव के बीच एक परगनेत होता था। अब देखिए 5 से 8 5 से 8 हुआ तो वहाँ पर हम लोग जाते थे। अब यहाँ पे परगनेत हो गया, 15 से 20 गांव के बीच एक परगनेत होता था। यह गांव के मांझियों का प्रधान होता। अब मांझी भी तो गांव का इंडिविजुअल हुआ ना जी। इसे ब्लॉक में अगर गए तो एक ब्लॉक में 14 पंचायत, 14 पंचायतों के लिए वहाँ पे क्या है, सब अगर किसी तरह का कोई समस्या आता है तो ब्लॉक में जाएंगे तो प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं जी। फिर बीडीओ भी वहाँ पे हैं। बीडीओ तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ परगनेत में क्या 15-20 गांव के बीच भी एक परगनेत होता था। गांव के मांझियों का प्रधान, जितना भी मांझी है प्रत्येक गांव में है, अब उसका भी सबसे हेड परगनेत हो गया। जिस मामलों को मांझी द्वारा देश मांझी के पास लाया जाता है, जब देश मांझी भी नहीं निपटा सकता था, कोई ऐसा समस्या गाँव में नहीं सुलझा, अब मुखिया उसको लेके गया कहाँ पे, अब मुखिया लेके गया ब्लॉक स्तर पे गया, ब्लॉक स्तर में प्रमुख से भी नहीं सुधर, फिर वो कहाँ से जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार है ना कि फिर हम जिला परिषद में जाएंगे या ब्लॉक स्तर में संभालने का प्रयास करेंगे। अभी पंचायत व्यवस्था का क्या, अगर थाना पुलिस को गांव में पहुंचना है तो गांव में डायरेक्ट थोड़ी पहुंच जाएगा, पहले उसको देखेगा कि हम मुखिया से मिलते हैं, अगर मुखिया अगर उसको सुलझा लेता तो ठीक है, नहीं सुलझा पाया तो फिर थाना आएगा, फिर वो अपनी जांच पड़ताल सारे करेगा। लेकिन प्रयास रहता है कि पंचायती राज व्यवस्था अगर बन जाती है तो सबसे पहले गांव का मुखिया ही 5,000 से 7,000 की आबादी को उसको देखना है कि इधर समस्या आ रहा है तो उसका कौन हो गया, वही प्रतिनिधित्व कर रहा। तो परगनेत को ऐसे समझना है कि एक मांझी एक गांव के लिए, वहाँ समस्या नहीं आया तो कहाँ भेज दिए, हम देखिए यहाँ पे भेज दिए देश मांझी के पास। देश मांझी में भी ठीक नहीं हुआ तो हम किसके पास भेज देंगे, अब जाएगा परगनेत के पास, और अब वो क्या करे, उस मामले को संबंधित मांझी द्वारा ले जाया जाएगा और उसको वहाँ पे देखा जाएगा। और ये कितना है, 15 से 20 गाँव के बीच। अब सुसारिया, ये सभा को सुचारू रूप से चलाता है, ये पद सभी एरिया में नहीं है। सुसारिया, आप देखिए सुसारिया का बात हो रहा है, तो सुसारिया का काम क्या है, यह सभा को, कोई भी सभा चलेगा तो सभा को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। अखड़ा में बैठ गए लोग तो सभा को संचालित करने के लिए क्या होता है, उसको तो कोई रहेगा ना कि अब मुखिया जी गए शांत से बैठो उठो ये करो वो लाओ, पानी वही लाएंगे, सारा कुछ वही करेंगे, सबको बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सुसरिया सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। अब चौकीदार, यह मांझी के आदेश से अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। यह पद
पारंपरिक नहीं है। चौकीदार मांझी के जैसे चौकीदार का काम जानते करते हैं, चौकीदार क्या करते हैं, चौकीदारी काम रहता है। और मांझी का आदेश अपराधी अगर गांव से अगर कहीं हटा गया, चला गया या कुछ अपराध करके भाग गया तो उसको खोज के लाना, गिरफ्तार करना, इसका काम चौकीदार का होता था। अब आते हैं 14वां पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 14 पॉइंट इसमें ही है, 14 लोग हैं। तो दिसुम परगना, कुछ क्षेत्रों में सभी परगनेतों के ऊपर एक दिसुम परगना होता था। हमने मांझी पढ़ा, देश मांझी पढ़ा, परगनेत पढ़ा, अब आ गया दिसुम परगना। कुछ क्षेत्रों में सभी परगनेतों के ऊपर एक दिसुम परगना होता है। जब कोई मामला परगनेतों द्वारा नहीं निपटाया जाता तो ऐसे मामलों को दिसुम परगना की सभा में निपटाया जाता है। तो इस तरह हमने 14 लोग यानी 14 विभाग में जैसे इनको बांटा गया है, इनको देखा। अब हम लोग एक बार चलिए फिलहाल शुरू से अंत तक में समझते हैं कि हमने आज क्या क्या इस वीडियो में बात किया। तो आप ध्यान से देखिएगा कि संथाल परगना के बारे में बात किया कि ये कहाँ के थे, संथाल परगना के थे। और इनकी जनसंख्या 24 लाख है और आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। यही 14 का मैंने नाम लिया था, देखिए रेड कलर से मैंने इसको कर दिया। सारे को आपको पढ़ लेना, नोट कर लेना। और सबसे पहला नंबर में मांझी आता है, मांझी गांव का प्रधान होता है, इसको एकदम आपको याद रखना है। प्राणिक जो उप प्रधान कर सकते हैं, उप प्रमुख कर सकते हैं। फिर जोग मांझी का पढ़ा, शादी विवाह, नामकरण करना, बच्चा जन्म लिया तो उसके बारे में पढ़ा। गोटियात के बारे में पढ़ा, मांझी का सचिव होता है। फिर जोग प्रनिक के बारे में पढ़ा, भागदो प्रजा, नायके के बारे में पढ़ा, कुडाम नायके के बारे में पढ़ा और लासे टोंगियों के बारे में पढ़ा जो संज्ञात्मक है। फिर देश मांझी जो 5 से 8 गाँवों का मांझी है। परगनेत के बारे में पढ़ा जो 15 से 20 गाँवों के बीच एक होता है। और जब मांझी से नहीं हुआ तो कहाँ गए, देश मांझी के पास गए। देश मांझी भी नहीं समझा पाया तो परगनेत के पास गए, परगनेत भी नहीं संभाल पाया तो हम लोग दिसुम परगना के पास जाएंगे। तो इस तरह हमने आज क्या देखा, हमने देखा मांझी परगना शासन व्यवस्था। और अंत में मांझी परगना संथाल परगना की बात की जाए तो आप सीधे संथाल परगना जाओगे तो क्या है, हमारा झारखंड का दुमका है। दुमका से सीधे आप आओगे तो गोड्डा आ गया, देवघर आ गया। फिर आप आगे थोड़ा सा और बढ़ जाओ तो संथाल परगना में आपका क्या, साहेबगंज है, पाकुड़ है। तो ये सब क्षेत्र क्या आते हैं, संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह इनकी शासन व्यवस्था चलती थी। और आगे हमारा जो वीडियो आएगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छा अगर यह वीडियो लगता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी साझा करना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।